Hello everyone. So today we are going to start class 12th chapter which is electromagnetic waves, that is EM waves. तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म से। मतलब ये सिर्फ एक रिकेप है, मतलब जो हम पीछे एसी करंट या वेव्स जैसे फॉर्मूलों में वेव जैसे चैप्टर्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले ये जो है मैं आपको ये फॉर्मूले जो हैं एक बार रिवाइज करा दूं, क्योंकि आगे जो हमारा चैप्टर है वो इन्हीं पर थोड़ा सा बेस्ड है। ठीक है, सबसे पहले आप इस डायग्राम को देखो। ये यहाँ पे मेरी वेव जो है ट्रैवल करती है स्टेट लीनियर मोशन में। ठीक है, और उसके बाद जो है ये यहाँ इसके ऊपर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये होती है। ठीक है, ये जो हमारी वेव के ऊपर ये नीचे जो ऊपर नीचे ऑसिलेट होती है, और उस उनके बीच में यानी अंदर की साइड बेसिकली ये मैग्नेटिक फील्ड। अगर बेसिकली मैं XYZ के संदर्भ में अगर बात करूं तो मतलब जो x डायरेक्शन में तो वेव मूव करती है, y डायरेक्शन में मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और z डायरेक्शन में होती है मेरी मैग्नेटिक फील्ड। मतलब बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड जो है अंदर की साइड होती है, लेकिन क्योंकि हमें लाइन सिस्टम में उसको रिप्रेजेंट करना होता है तो हम उसे क्या z में ही रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और अब हम यहाँ बात करेंगे नॉन टाइम वेयरिंग फील्ड्स। तो नॉन टाइम वेयरिंग फील्ड्स की अगर हम बात करें कि जो टाइम के साथ वेरी नहीं करती वो वाली फील्ड, तो मतलब उस केस में अगर हम बात करें सबसे पहले गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो हम जानते हैं उसका फॉर्मूला हमारे पास था इंटीग्रेशन के अंदर जो है EdS इज इक्वल टू Q अपॉन E नोट। तो ये क्या है, इसका मतलब है ये क्लोज्ड सरफेस में है। ठीक है, मैग्नेटिक की बात करें, मैग्नेटिज्म की बात करें तो उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है BdS इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी मैग्नेटिक फील्ड इनटू जो है सरफेस एरिया इज इक्वल टू 0। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एग्जिस्ट इन क्लोज्ड लूप में होती है, इसलिए क्या है इनका 0। एम्पियर्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें तो वो है EdL, E इंटू डी एल। आप समझ जाए, मैं जनरली ऐसे ही बोल रही हूँ जैसे EdL, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो एज इट इज़ वैसे ही अगर मैग्नेटिज्म की बात करें तो उसमें भी सिमिलर मतलब क्या है, BdL इज इक्वल टू म्यू नोट I। ठीक, I रिप्रेजेंट करता है किसे, करंट को। यहाँ पे जो ये मेरी वेव होती हैं ये एक नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव होती है। नॉन मैकेनिकल का क्या मतलब है कि डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, मतलब इन्हें किन्हीं भी मीडियम की किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, ट्रांसवर्स का क्या मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर होती है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, और ये दोनों जो हैं वो किसके परपेंडिकुलर होंगी, जो एनर्जी ट्रैवल। यहाँ देखो ये एनर्जी ट्रैवल इसी को वेव को ही कह रही हैं और इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, अब बात करेंगे फैराडेज लॉ की फॉर टाइम वेयरिंग मैग्नेटिक फील्ड। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, मैंने बताया नॉन टाइम वेयरिंग फील्ड की बात करें तो हमारे पास होते हैं ये फॉर्मूले। अगर जैसे ही आ जाए टाइम वेयरिंग मैग्नेटिक फील्ड, यानी टाइम वेयरिंग क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करे। ठीक है, तो यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज जनरेटेड ड्यू टू टाइम वेयरिंग मैग्नेटिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जनरेट होती है किस कारण से, टाइम वेयरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। मैग्नेटिक फील्ड को हम B से डिनोट करते हैं। ठीक है, मतलब जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होती रहेगी। यहाँ आप देख सकते हो अलग अलग डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हो रही है, और ये क्या है, नॉन कंजर्वेटिव होती हैं नेचर में। अगर बात करें अब इसके फॉर्मूले की तो वो मेरे पास है EdL क्लोज लूप में ही अगेन ये भी इज इक्वल टू -T phi B अपॉन dt। ठीक है, क्या फॉर्मूला है, EdL इज इक्वल टू -T phi B अपॉन dt। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कि टाइम वेयरिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लीड्स टू इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। आप बस ऐसे याद रखोगे, टाइम वेयरिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो वो किसे इंड्यूस कराएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को, और अगर टाइम वेयरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो इंड्यूस कराएगा किसे, मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, अब बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट की। ठीक है, कि डिस्प्लेसमेंट करंट का जो है हमारे पास जो कंसेप्ट होता है वो कैसे, मतलब क्या है एक्चुअली में। ठीक है, तो यहाँ देखो ये मेरे पास डायग्राम है।
जो कि ब्लर है। चलो फिर भी मैं बोलती हूँ, आप उस एज इट इज़ वही चीज़ सुने, और मैं इसको डिनोट कर दूंगी कि यहाँ क्या लिखा है, यहाँ क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ देखो, सबसे पहले यहाँ बात करेंगे, ये मेरे पास ये एक जो है बैटरी है, ये टाइम t यानी 0 पे, ये कैपेसिटर है। ठीक है, कैपेसिटर लगा हुआ है। तो इसमें क्या है, ये मेरा एक मैग्नेटिक फील्ड है, यानी पहला मैग्नेटिक फील्ड। इसके अंदर करंट आई जो है क्या है, मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है। यहाँ पे ये मेरे दूसरा क्या है, सेकंड मेरी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन इसके लिए जो करंट है अंदर, इनसाइड करंट 0 है, मतलब 1 में पहली मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पे थी इसमें करंट प्रेजेंट था। अब ये जो दूसरी मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर जो करंट की वैल्यू क्या है, वो 0 है। तो अब देखो, पहले की बात करेंगे, बी डी एल मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास होता है, बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट आई होता है, तो अंदर क्या है, करंट है, तो आई इन मैंने यहाँ लिखा हुआ है, तो ये क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू म्यू नोट आई। ये वैलिड होता है नॉन वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ये क्या है, मेरा नॉन वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये जो है इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम सेकंड केस में बात करें, मतलब फर्स्ट केस का तो हमारे पास ये आ गया जो नॉन वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के लिए वैलिड होता है। लेकिन अगर सेकंड की हम बात करें तो हमारे पास क्या आएगा कि जो बी डी एल की वैल्यू है वो नॉन ज़ीरो है, मतलब वो ज़ीरो नहीं है, लेकिन जो इनसाइड करंट है वो तो ज़ीरो है। ठीक है, अब ये वैलिड नहीं है टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, मतलब ये तो वैलिड था, यहाँ पे करंट अगर ज़ीरो हो गया तो ये नॉट वैलिड इन टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब ये जो न्यू लॉ मतलब जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ बी इंटू डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट, ब्रैकेट के अंदर है आई मतलब इनसाइड करंट जो अंदर था आई एन प्लस ई नोट डी फाई ई अपॉन डी टी। ठीक है, और ये डी फाई ई अपॉन डी टी जो है ये क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, डी फाई ई अपॉन डी टी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला है ये वैलिड है व्हेन वी हैव करंट अंदर भी हो एंड टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जब वैलिड होगा जब आपके पास अंदर करंट भी होगा और टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या देता है, किसे इंड्यूस कराता है, मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, और जो ये डी फाई अपॉन डी टी ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब न्यूमेरिकल आपके पास आ जाए और आपको लिखा हुआ दिखे कि भाई इसमें पूछा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो वहाँ आपको निकालना होता है डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है, अब ये देखो ई नोट डी फाई ई अपॉन डी टी, इसकी जो यूनिट है वो एम्पियर होती है, और इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। ई नोट डी फाई ई अपॉन डी टी हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस ड्यू टू, और ये कब प्रोड्यूस होता है, क्यों प्रोड्यूस होता है, ड्यू टू टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो है मेरे पास क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करे, टाइम के साथ बदले, ठीक है, वो उसकी वजह से हमारे पास क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, ये फॉर्मूला है बी डी एल इज इक्वल टू, देखो इस चैप्टर में मोस्टली आपको सच बताऊं तो मैं फॉर्मूले याद करने होते हैं। ठीक है, मतलब ये चैप्टर जो हम वेव वाले चैप्टर में ऑसिलेशंस में जो पढ़ के आते हैं हम इससे पहले अल्टरनेटिव करंट वगैरह में, तो उन पे ही थोड़ा थोड़ा बेस होता है। और मतलब ये चैप्टर वैसे छोटा है लेकिन मतलब फॉर्मूला बेस्ड है मोस्टली, तो आप ये फॉर्मूलेज याद रखते जाएं, और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको बता दूंगी कि इसमें जो है कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, जो आपको मतलब अभी देखो बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं। ठीक है, लेकिन मैं लास्ट में जो है इसे क्लैरिफाई कर दूंगी कि आपको ये फॉर्मूला यहाँ से याद करना है, यहाँ से ये करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर से। बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी। आई सी क्या होता है मेरा, आई सी कौन सा करंट है, ये कंडक्शन करंट। तो जब मैग्नेटिक फील्ड नॉन टाइम वेरिंग हो उस दौरान हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। आपको देखो मैंने हर चीज़ साथ में मेंशन किया कि भाई नॉन टाइम वेरिंग अगर मैग्नेटिक फील्ड दे रखा होगा तो उस दौरान आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा। ठीक है, कौन सा, बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी। आई सी क्या होता है, सी ओ हमारे पास होता है कौन सा, कंडक्शन करंट होता है। ठीक है, कंडक्शन करंट मैं आगे बताऊंगी कौन सा होता है। ठीक है, तो मतलब अभी बता देती हूँ। खैर, कंडक्शन करंट होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो प्रोड्यूस हो। ठीक है,
नेक्स्ट है बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट ई नोट डी फाई ई अपॉन डी टी, जो हमने पीछे देखा था। अब यहाँ पे मैंने यही बताया था ना, ये वैलिड कब होता है, व्हेन वी हैव करंट इनसाइड एंड टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सेम वही फॉर्मूला है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम वेरिंग हो उस दौरान हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला, ठीक है। फॉर्मूले याद करते जाएं साथ के साथ। और अगर बात करें कि डिस्प्लेसमेंट करंट का क्या फॉर्मूला है, तो यहाँ पे भी लिखा हुआ था ई नोट डी फाई ई अपॉन डी टी, तो ये वही फॉर्मूला है, ठीक है। फाई क्या है यहाँ पे, एम्पियर्स लूप होती है, ठीक है। ये नेक्स्ट बात करेंगे जनरलाइजेशन मेड बाय मैक्सवेल। मैक्सवेल जो थे उन्होंने कौन से जो है जनरल पॉइंट्स और कंक्लूजन दिए थे। सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट जस्ट द कंडक्शन इलेक्ट्रिक करंट, जो पता है सोर्स होता है हर एक फील्ड का एक, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है इज नॉट जस्ट द कंडक्शन इलेक्ट्रिक करंट, मतलब वो सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कराने के लिए नहीं होता, बट ऑल्सो द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन वो क्या होता है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, ठीक है। मतलब सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का सिर्फ यही काम नहीं है कि वो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करे, वो क्या है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। टोटल करंट आई इज द सम ऑफ कंडक्शन करंट यानी आईसी एंड डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी। जो टोटल करंट होता है वो किनका सम होता है, कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट का। तो आप देखो आई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई डी। अब यहाँ मेरे पास फॉर्मूला क्या है, बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट आई सी प्लस आई डी। आई डी क्या है मेरे पास, ये होता है, ठीक है। आई सी क्या है, म्यू नोट हमारा ये रहा आईसी, और आईडी के प्लेस पे हम किसे पुट कर सकते हैं, ये ई नोट डी, ये फाई अपॉन डी टी। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। मतलब बेसिकली ये इन दोनों फॉर्मूलों को अगर हमने आईसी और आईडी, कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट के तौर पे अगर हम मर्ज करें तो हमारे पास फॉर्मूला निकल कर आता है बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट इंटू आई सी प्लस आई डी। बात करें आउटसाइड, अगर कैपेसिटर के बाहर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कंडक्शन करंट की वैल्यू तो होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट वहाँ पे ज़ीरो होगा, ठीक है। आउटसाइड कैपेसिटर जो है कंडक्शन करंट की वैल्यू हमारे पास होगी, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट करंट होगा वो क्या होगा, ज़ीरो। इनसाइड अगर हम बात करें कैपेसिटर के अंदर तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट तो होगा, अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट तो होगा, लेकिन जो कंडक्शन करंट है वो क्या होगा, ज़ीरो, ठीक है। बात करेंगे हाँ कंडक्शन करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम वेरिंग हो, ठीक है। तो आई डी इज इक्वल टू आई सी, मतलब कंडक्शन करंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट करंट के इक्वल ही होता है। अब एक न्यूमेरिकल देखो, इफ इन चार्जिंग अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 10 म्यू एफ, मतलब एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए जिसकी कैपेसिटी कितनी 10 म्यू एफ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल इतना, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल दे रखा है कितना, 100 वोल्ट पर सेकेंड। इफ प्लेट एरिया ऑफ कैपेसिटर, अगर प्लेट एरिया कैपेसिटर का इतना है तो देन फाइंड करो एवरेज कंडक्शन करंट एट दैट टाइम, मतलब हमें एवरेज कंडक्शन करंट बताना है और एवरेज डिस्प्लेसमेंट करंट बताना है उस टाइम पे, ठीक है। पहले केस की बात करेंगे, ये मेरे पास कैपेसिटर है, ठीक है। इसमें मुझे आईसी बताना है, यानी कंडक्शन करंट और अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट, और हम ये बात जानते हैं, मैंने क्यों बाहर अंदर मतलब ऐसे स्पेसिफिकली क्यों लिखा है। आप ये भी सोच सकते हो कि भाई ये आईडी बाहर क्यों नहीं लिखा, आईसी अंदर। अभी मैंने बताया था कि बाहर जो है डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू ज़ीरो होती है, जबकि कंडक्शन करंट प्रेजेंट होता है, जबकि अंदर अगर हम बात करें तो वहाँ पर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट प्रेजेंट होता है, जबकि कंडक्शन करंट हमारे पास यहाँ पर एब्सेंट होगा, ठीक है। तो ये मेरे पास सी की वैल्यू दे रखी है 10 म्यू एफ, यहाँ पे देखो ये दे रखा, ठीक है, प्लेट एरिया ऑफ कैपेसिटर, और उसके बाद जो है पोटेंशियल दे रखा है कितना 100 वोल्ट पर सेकेंड, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एवरेज कंडक्शन करंट। तो ये देखो Q इज इक्वल टू सी वी, हम ये फॉर्मूला जानते हैं अल्टरनेटिव करंट वाले चैप्टर से, पीछे हमने पढ़ा था कैपेसिटर वाले, मतलब बेसिकली कैपेसिटर वाला टॉपिक में ये कि Q इज इक्वल टू सी वी का हमारे पास फॉर्मूला निकल कर आता है। तो आई सी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू सी डी वी अपॉन डी टी। क्यू के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, सी, और ये वी, सी और वी, डी वी, ठीक है। क्यू के प्लेस पे हमारे पास क्या आ गया, सी वी, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, सी डी वी अपॉन डी टी। तो मेरे पास क्या है, सी की जो है वैल्यू है 10 म्यू एफ है, म्यू फेरेडे है, तो इसको हम नॉर्मल अगर फेरेडे में
चाहते हैं मतलब एम्पियर में, तो हम क्या करेंगे 10⁻⁻6 से इसको मल्टीप्लाई करा देंगे इंटू 100। मेरे पास क्या है v dv/dt, मेरे पास क्या है 100 है, तो मेरे पास IC की वैल्यू आ गई। और हम जानते हैं, अभी मैंने कुछ टाइम पहले आपको बताया था कि कंडक्शन करंट जो है डिस्प्लेसमेंट करंट के इक्वल होता है। तो आप क्या लिख सकते हो, अगर IC की वैल्यू आपके पास 10⁻³ एम्पियर आई है, तो अल्टीमेटली डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू आपके पास क्या होगी 10⁻³ एम्पियर। अगर आपको इससे संतुष्टि नहीं है तो आप फॉर्मूला पुट करके भी ये चीज़ देख सकते हो कि ID का फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है E0 d phi/dt। तो फाई को हम बाहर निकाल लेंगे Q। अब ये Q/A E0 × A क्यों लिखा मैंने, क्योंकि कैपेसिटर वाले चैप्टर में अगेन हम पढ़ के आ चुके हैं कि E0 का क्या है, E0 =μ/E होता है, μ/A। उसके बाद यहाँ पे E, उसके बाद यहाँ पे हम क्या लिखते हैं एरिया, ठीक है। तो Q/A E0 × A, ये A से A कट हो गया, तो d phi E/dt इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया I/E0, ठीक है। बेसिकली आपको ये इतना जो है कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है चीज़ें, आप सीधा ऐसे ध्यान रखो IC की वैल्यू अगर आपने निकाल ली है तो ऑब्वियसली वो ID के इक्वल ही होगी। आप ये पॉइंट याद रखो बस, IC = ID, ठीक है। फॉर फ्री स्पेस यानी वैक्यूम देयर आर नो चार्जेस एंड नो कंडक्शन करंट। फ्री स्पेस की बात करें जिसको मतलब जिसमें हम किसी वैक्यूम को कंक्लूड करते हैं, वहाँ पे ना तो कोई चार्ज होता है और ना कोई कंडक्शन करंट वहाँ पे प्रेजेंट होता है उसमें, ठीक है। अब बात करेंगे एम्पियर मैक्सवेल लॉ विल बी रिटन एज, मतलब कैसे लिखा जाएगा अब ये लॉ हमारे पास, BDL = μ0 E0 d phi/dt। तो मतलब बेसिकली ये फॉर्मूला है जो हम ऊपर 2-3 बार अभी पढ़ चुके हैं। मैं अब ये फाइनल कंक्लूजन लिखा है कि एम्पियर मैक्सवेल लॉ का जो है फॉर्मूला वो क्या होता है, वो ये होता है हमारे पास, ठीक है। क्या BDL = μ0 E0 d phi/dt, ठीक है। अब इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ मैटर की डिस्कस करेंगे। कौन सी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं मैटर की, सबसे पहली होती है हमारे पास मास, ठीक है। फिर है चार्ज। मास क्या है, प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंस ग्रेविटेशनल इफेक्ट, ये हम चीज़ पढ़ चुके हैं पहले भी कि मास क्या है, प्रोड्यूस ग्रेविटेशनल इफेक्ट को जो है क्या एक्सपीरियंस और प्रोड्यूस करती है, ठीक है। और चार्ज क्या है, प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंस बोथ। ये चार्ज जो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों प्रोड्यूस भी कर सकते हो और एक्सपीरियंस भी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, ठीक है। ये मेरे पास चार्ज है। अब हम 3 कंडीशन यहाँ पढ़ेंगे, जब वो रेस्ट पे हो, जब वो यूनिफॉर्म मोशन में हो और जब वो एक्सेलरेटेड मोशन में हो, ठीक है। एट रेस्ट v = 0 यानी वेलोसिटी क्या होती है 0, तो वो क्या करेगा, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा रेस्ट पे, ठीक है। चार्ज जो है एट रेस्ट यानी कि जिस टाइम वेलोसिटी 0 हो उस टाइम प्रोड्यूस करेगा सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन में हो तो यूनिफॉर्म मोशन सॉरी, यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी जब क्या हो, कांस्टेंट हो, तो उस दौरान क्या प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। उस टाइम दोनों मतलब दोनों फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक भी और मैग्नेटिक भी। और एक्सेलरेटेड मोशन में हो यानी जिस दौरान वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो, कांस्टेंट के इक्वल ना हो, ठीक है, एक्सेलरेशन हो उसके पास, तो उस दौरान क्या होगा, प्रोड्यूस टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक मतलब जो टाइम के साथ वेरी करे, चेंज होए, वो वाली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है ये प्रोड्यूस करेगा। मैंने क्या बताया, एट रेस्ट यानी जिस दौरान वेलोसिटी 0 होगी उस दौरान ये प्रोड्यूस करेगा सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मोशन में होगा यानी कांस्टेंट होगी वेलोसिटी, तो दोनों इलेक्ट्रिक भी और मैग्नेटिक भी। एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है ये प्रोड्यूस करेगा। ये क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन की बात करें कि लीड्स टू टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, लीड्स टू टाइम वेरिंग। हम ये बात जानते हैं कि अगर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो क्या बनाएगी, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। अगर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो वो लीड्स अल्टीमेटली लीड्स टू टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे को प्रोड्यूस करते हैं, मतलब लीड करते हैं एक दूसरे को। द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दस रीजनरेट ईच अदर। जो ऑसिलेट होती हैं मतलब ऊपर नीचे ऑसिलेट होने वाली होते हुए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड रीजनरेट करती हैं एक दूसरे को। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टार्ट
एनर्जी स्टार्ट्स प्रोपगेटिंग थ्रू द स्पेस विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब देखो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के को ऑसिलेट करने लग जाएंगे, ऑसिलेशन स्टार्ट हो गई उनमें, तो वो एक दूसरे को रीजनरेट करेंगी, जिसकी वजह से उनके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है वो क्या करेगी, प्रोपगेशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, वो जो स्पेस होता है अंदर, उसके अंदर क्या है, प्रोपगेशन स्टार्ट हो जाएगी, मतलब ऐसे ऐसे, मतलब बिल्कुल ऐसे प्रोपगेशन, और उसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब ऐसे, मतलब ऐसे, मतलब ये, मतलब पूरा आगे अगर आप 3D व्यू देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पे ये कैसे प्रोपगेशन होती है। ठीक है, कैसे ओसिलेट करते हैं उसके बाद, मतलब बेसिकली अभी आप इतना ही समझ लो, ऐसे ये ओसिलेट करते हैं, तो ये प्रोपगेशन उनमें बहुत स्पीडली प्रोपगेशन स्टार्ट हो जाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू एफ इंटू लेमडा। C क्या है, C जिस स्पीड से ये मूव करता है, ठीक है, लेमडा जो एक वो जो जिन्हें हम कहते हैं वो अपना ध्यान नहीं आ रहा अभी मेरे को, हाँ, तो ये क्रस्ट और ये ट्रफ। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, क्रस्ट, एक क्रफ्ट से दूसरे क्रफ्ट का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, लेमडा, और ये क्या है, मेरी एफ डिनोट करेगी फ्रीक्वेंसी को, तो C इज इक्वल टू एफ लेमडा, आप फॉर्मूला याद रखें। मैक्सवेल की इक्वेशन की बात करेंगे तो ये होती है मेरे पास EDL इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड के संदर्भ में है, एंड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में बात करें तो ये क्या होगी, BDL इज इक्वल टू म्यू नोट ई नोट डी फाई ई अपॉन डी टी। अब हम अभी तक हम ये ऊपर पढ़ते आए हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड के केस में ये और इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में ये। ठीक है, और अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेरी पता है हमें कौन से जो है एक्सिस में लाई करती है, वाई में, यानी ऊपर की साइड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, वेव सामने, और जेड में जो है मेरी क्या, मैग्नेटिक फील्ड। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, E नोट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स सी इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, ये भी इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। और अगर बी जेड यानी मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो बस E नोट के प्लेस पे B नोट लिख देना है, बाकी सब सेम है। और ये जो E नोट और B नोट है ये क्या है, इनकी पीक वैल्यू होती है। ठीक है, तो क्या है ये फॉर्मूला, EY इज इक्वल टू E नोट साइन ओमेगा इंटू टी माइनस एक्स अपॉन सी। ठीक है, इन दिस केस वेव और एनर्जी इज प्रोपगेटिंग इन एक्स डायरेक्शन। हम जानते हैं कि वेव यानी एनर्जी, जिसे हम वेव को एनर्जी भी कह सकते हैं, वो प्रोपगेट करती है कौन सी, एक्स डायरेक्शन में। और ये जो इक्वेशन दो मेरे पास आई हैं ये कौन सी हैं, साइनोसोइडल वेव्स इक्वेशन हम इन्हें कहते हैं। क्या कहते हैं, साइनोसोइडल वेव्स इक्वेशन। हाँ, अब बात करेंगे फेरेडेज लॉ की। फेरेडेज लॉ में सबसे पहले हम किसका केस ले रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, ये देखो ये मेरा क्या है, एक्स वाई जेड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव या एनर्जी, इसमें मेरा ABCD। ठीक है, तो ये ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम जानते हैं ये इसकी लेंथ हो गई, ये x1, x इज इक्वल टू x1, और ये x2। फॉर्मूला हम जानते हैं EDL इज इक्वल टू माइनस टी फाई बी अपॉन डी टी, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। ठीक है, तो जो प्रूफ अब मैं आपको जो है ये आगे बताने जा रही हूँ, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एट द एंड आपको सिर्फ फॉर्मूला ही आपके लिए मैटर करता है। ये प्रूफ होते हैं कि आपको जो है समझ आए। ठीक है, आप जब एकदम से न्यूमेरिकल पढ़ो तो उसमें वो क्या कंसेप्ट एकदम से आपको कह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, वो आप एकदम से क्लिक हो जाए माइंड में। ठीक है, ये याद करने वाला, इसमें ये इतनी बड़ी बड़ी जो है प्रूफ आपको याद नहीं करनी है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड का केस लेंगे सबसे पहले, E इंटू डी एल। तो इसमें अगर हम A और B को देखें सबसे पहले, तो इस केस में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है किसके, AB के, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है AB के। तो इस केस में जो है मेरी EDL की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, अगर बात करें हम BC की, इस केस में क्या है, BC तो यहाँ पे मेरा क्या है, यानी ये कौन से एक्सिस पे, वाई में है, तो वाई का तो हमने अभी पढ़ा था ना, ये रहा ये वाली इक्वेशन। तो यहाँ पे मेरी आ जाएगी E नोट साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा x2, यहाँ पे क्या है बाकी मेरी ये x2 है, तो C इंटू लेंथ दे रखी है। CD की बात करें तो इसमें 0 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है किसके, लेंथ के। ठीक है, अगर DA की बात करें तो वापस ये मेरे Z एक्सिस में आ गया, तो हमारे पास फॉर्मूला है, बस यहाँ पे x1 लिख देना है, और L कोस 180, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 180 का बनता है। ठीक है, डन। उसके बाद अगर हम अब इनको जो कंक्लूड करें तो क्या आएगा, EDS इज इक्वल टू E नोट L। ठीक है, E नोट L साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा x2 C माइनस साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा x1
अपॉन सी। ठीक है, अब ये जो है ये मेरा क्या है, पूरा लेफ्ट हैंड साइड है। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर एवरेज अगर हमें कभी भी साइन स्क्वायर का निकालना हो तो वो हाफ होता है। ठीक है, साइन का जो एवरेज होता है वो हाफ होता है। अब ये लेफ्ट हैंड साइड की मेरे पास क्या आ गई, इक्वेशन आ गई ऐसे। ठीक है, राइट हैंड साइड की बात करेंगे अब माइनस डी फाइव बी अपॉन डी टी। राइट हैंड साइड की अगर हम बात करें तो मेरे पास क्या आएगी, डी फाइव बी इज इक्वल टू क्या होती है, बी नोट साइन ओमेगा टी माइनस, ये वही हो जाएगी क्या जो हमने यहाँ इक्वेशन लिख रखी है ऑलरेडी। ठीक है, ऐसे ही, क्योंकि ये वाई और जेड एक्सिस में जो लाई करती हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की क्योंकि यहाँ बात हो रही है तो हम लिख देंगे ये एक्स डी एक्स। उसके बाद अगर हम फाइव बी इज इक्वल टू, अब इसको अगर हम खोलें इनका इंटीग्रेशन वगैरह इसको एलिब्रेट फॉर्म में करें तो क्या होगा, ये बी नोट एल, एल आ गया अंदर, तो ये सी ऊपर ओमेगा माइनस ओमेगा अपॉन माइनस ओमेगा कोस साइन ओमेगा क्या है, कोस कोस हो जाता है। ठीक है, कोस ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स सी, और ये क्या है, एक्स वन टू एक्स सी। बी नोट एल, ये सी आ गया, ओमेगा नीचे माइनस हट गया, कोस ये ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स टू। ठीक है, सी माइनस कोस ओमेगा टू माइनस ओमेगा एक्स वन सी। ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास जब ऐसे दो जो है एक्स वन टू एक्स टू मतलब ऐसे रेंज हो हमारे पास, तो हम दोनों में से एक माइनस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या आएगा फाइनल रिजल्ट, डी फाइव बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू बी नोट एल अपॉन ओमेगा। ठीक है, उसके बाद जो है ओमेगा, ये कोस ओमेगा टी क्या हो गया, साइन हो गया, ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स टू सी माइनस अगेन कोस ओमेगा टी माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा जो है एक्स टू सी एक्स वन सी सॉरी। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का तो मेरे पास ये रिजल्ट था, राइट हैंड साइड का मेरे पास आ गया ये रिजल्ट। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट साइड होता है, तो बी नोट एल, लेफ्ट हैंड साइड में क्या था मेरे पास, लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास था बी नोट एल, और राइट में क्या, सॉरी यहाँ पे जो, हाँ ये मेरी राइट हैंड साइड थी एक्चुअली, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो यहाँ पे मेरा आएगा लेफ्ट हैंड साइड में ई नोट एल, क्योंकि यहाँ मेरा ई नोट है तो ये मैंने थोड़ा सा उल्टा हो गया, ई नोट एल इज इक्वल टू बी नोट एल। तो ये क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू ई नोट अपॉन बी नोट, यानी हम इसको कैसे भी लिख सकते हैं, ई नोट इज इक्वल टू सी बी नोट भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें एम्पीयर, ये फेरेडेज लॉ के केस में था। ठीक है, फेरेडेज लॉ के केस में हमने लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जो है इसको किया। उसके बाद अगर हम बात करें एम्पियर्स लॉ के केस में, तो इसमें क्या होगा, सेम वही चीज़ है एक्स वाई जेड, लेकिन अब ये जो है ये मेरा ऊपर की साइड ना होकर नीचे की साइड है। ठीक है, ई एच जी एफ, ठीक है, इससे हम इसको क्या है रिप्रेजेंट करेंगे ई एफ जी एच से। ठीक है, ई एफ जी एच, ये एक्स वन ये एक्स टू। ठीक है, अब बात करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला होता है बी डी एल इज इक्वल टू ई नोट म्यू नोट डी फाई ई अपॉन डी टी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में है ये, और ये किसके केस में था, मैग्नेटिक फील्ड के केस में था। देखो यहाँ फॉर्मूला, ठीक है, और ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में। तो इसमें भी क्या होगा, मतलब एट द एंड यही आना हमारे पास ये था, ई नोट इज इक्वल टू सी बी नोट। अब यहाँ देखो लेफ्ट हैंड साइड के केस लेंगे, सबसे पहले बी डी एल इज इक्वल टू ई एफ की बात करें अगर हम ई एफ, तो इस केस में क्या है बी नोट एल साइन, अब जेड एक्सिस पे ये लाई कर रहा है तो जेड एक्सिस पे हमने इक्वेशन ऊपर देखी थी, बी नोट एल साइन इंटू ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स वन सी अपॉन सी। ठीक है, एफ जी की बात करें, इसमें हमारा जीरो, क्योंकि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है लेंथ के, तो 90 डिग्री बनता है, कोस 90 क्या होता है जीरो। ठीक है, जी एच की अगर हम बात करें, जी एच के केस में क्या होगा, अब ये क्या है वाई 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 के मतलब वाई एक्सिस में लाई कर रहा है ऊपर की साइड, तो इसमें मेरा क्या आ जाएगा, सॉरी हाँ कौन सा बात करें हम, जी एल की, हाँ बी नोट एल साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स टू अपॉन सी इंटू कोस 180। 180 क्या है, इसमें मेरे पास एंगल आ रहा है, और सबसे पहले ये एक्स और जेड प्लेन में लाई कर रही है ये। ठीक है, और एच सी की हम बात करें तो अगेन एच ई मेरे पास क्या आ जाएगा जीरो। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास अगर मैं इनको कंक्लूड करूँ तो मेरे पास इक्वेशन आती है बी डी एल इज इक्वल टू बी नोट एल इंटू साइन इंटू ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स वन अपॉन सी माइनस साइन इंटू ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स टू एक्स अपॉन सी। ठीक है, और अब हम राइट हैंड साइड को कंसीडर करें, राइट हैंड साइड मेरे पास क्या है, ई नोट म्यू नोट डी फाई ई अपॉन टी, तो डी फाई ई इज इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे ई नोट साइन, क्योंकि ई नोट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स। ठीक है, ये क्या है मेरा जो है एक्स एक्सिस में सॉरी वाई एक्सिस में लाई कर रहा है, तो यहाँ पे हमने इसलिए लिखा क्या एल डी एक्स। अब यहाँ देखो ये लेंथ और ये क्या है इसका डी एक्स। ठीक है,
ये dx, ये लेंथ और dx, यहाँ पे x है इसलिए, ठीक है। यहाँ देखो ई नोट एल सी, ई नो माइनस आएगा यहाँ पे ई माइनस ई नोट एल सी अपॉन माइनस ओमेगा, माइनस से माइनस कट, तो ये मतलब ये सिर्फ एलोबरेटिव फॉर्म है। आप फाइनल रिजल्ट देखो आर एच राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या आया है, म्यू नोट ई नोट डी फाई अपॉन डी टी ई नोट एल सी, ये आया। तो इसमें क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास आया था बी नोट में, और राइट हैंड साइड में मेरे पास आया ई नोट एल में, ई नोट एल म्यू नोट ई सी म्यू नोट ई नोट, ठीक है, सी म्यू नोट ई नोट। तो एल से एल कट हो गया, तो बी नोट अपॉन ई नोट इज इक्वल टू सी म्यू नोट ई नोट, 1 अपॉन सी स्क्वेयर इज इक्वल टू म्यू नोट ई नोट, ठीक है, म्यू नोट ई नोट। उसके बाद यहाँ देखो सी इज इक्वल टू स्क्वेयर को अगर हम हटाएंगे तो यह आ जाएगा रूट म्यू नोट ई नोट। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा फाइनल, ये मेरे पास फाइनल फॉर्मूला है जो आपको याद भी रखना है, सी इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट म्यू नोट इंटू ई नोट। और अगर हम इसको वैसे लिखें तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, सी के प्लेस पे एफ ई नोट अपॉन बी नोट इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट म्यू नोट ई नोट, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हम स्पीड ऑफ, मतलब अब जो पीछे हमने इक्वेशन फेरेडेज लॉ और एम्पियर लॉ के केस में जो अभी हमने पढ़ी है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को लेकर, वो सिर्फ आपको उसमें फाइनल रिजल्ट उनका याद रखना है। जो दो फाइनल फॉर्मूले लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड को करने के बाद अगर आए हैं, वही फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। पूरा ना तो आपको प्रूफ में इतने डिटेल में जाने की ज़रूरत ना कुछ, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे स्पीड ऑफ ईएम वेव इन वैक्यूम, मतलब जो वैक्यूम है उसमें ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड क्या होती है। तो फॉर्मूला भी अभी हमने स्पीड ऑफ ईएम वेव का निकाला था, सी इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नोट ई नोट, ये वैक्यूम के केस में। तो म्यू नोट की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है, और ई नोट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो ये अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू जो आएगी स्पीड ऑफ ईएम वेव इन वैक्यूम, वो हमारे पास क्या होती है 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फॉर्मूला था म्यू नोट की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, ई नोट की वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻12। उनको जो है अप्रोक्सीमेट और जो हमारी क्लोजेस्ट अप्रोच वाली जो वैल्यू आई है वो कौन सी आई है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अगर मीडियम में बात करें तो मीडियम में अब यहाँ पे वैक्यूम में था यानी फ्री स्पेस था, तो यहाँ पे सी एम लिख देंगे इज इक्वल टू, हमारे पास ये फॉर्मूला होता है म्यू आर म्यू नोट इंटू ई आर ई नोट, ठीक है। और ये म्यू आर म्यू नोट क्या होता है, एब्सोल्यूट परमिएबल, इसको हम क्या कहते हैं एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, ठीक है। और ई आर ई नोट क्या होती है मेरी एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ठीक है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, और ये दूसरी क्या है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो मीडियम में अगर हम बात करें तो मेरे पास फॉर्मूला हो जाएगा सी अपॉन म्यू आर ई आर। तो ये मेरे पास म्यू आर ई आर क्या होता है, एन यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये होता है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आर और ई आर, ठीक है। तो सी एम इज इक्वल टू सी अपॉन एन इज इक्वल टू दैट इज एन इज इक्वल टू म्यू आर इंटू ई आर, ठीक है। और अगर हम अब ये फाइनल फॉर्मूले की बात करें तो क्या आएगा, फॉर्मूले ये दो याद रखने हैं, ये वैक्यूम में था ये मीडियम में था, वैक्यूम की जो वैल्यू है ये वाली है, और इसमें जो क्या फॉर्मूला है v इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नोट इंटू ई नोट, ठीक है। ये फॉर्मूला जो है हमें याद रखना है। लाइट क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है नेचर में, लाइट क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है नेचर में। प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेंगे ईएम वेव्स की, तो प्रॉपर्टीज़ क्या है, सबसे पहले कैन ये मतलब वैक्यूम के थ्रू भी ट्रेवल कर सकती है, ट्रांसवर्स होती है नेचर में, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर एक दूसरे के, ट्रांसफ़र एनर्जी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफ़र कर सकती है एनर्जी को। नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव होती हैं क्योंकि इन्हें मतलब क्या है किसी भी जो है मतलब किसी भी मीडियम का ज़रूरत नहीं होती ईएम वेव्स को, ठीक है। नॉन मैकेनिकल वही होती है, डजेंट रिक्वायर एनी मीडियम, ठीक है। उसके बाद कैन बी रिफ्लेक्टेड, मतलब ये रिफ्लेक्ट भी हो सकती है, रिफ्रैक्ट भी हो सकती है और एब्जॉर्ब भी हो सकती है, ठीक है। ये चीज़ें हम रे ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं तो वहीं डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ओनली इट्स वेलो यानी स्पीड एंड वेवलेंथ चेंजेस। जब एक लाइट ट्रेवल करती है किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो उस दौरान उसकी सिर्फ लैम्डा यानी वेवलेंथ और वी यानी स्पीड चेंज होती है जबकि फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, ठीक है। ये पॉइंट काफ़ी अच्छा है कि जब लाइट ट्रेवल करे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में उस दौरान क्या होता है स्पीड और लैम्डा तो चेंज हो जाएंगे, उनकी वैल्यू कुछ ना कुछ जो है कम या ज़्यादा होगी जबकि फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव नहीं
नहीं आएगा, फ्रीक्वेंसी क्या है, रिमेन्स द सेम। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी की बात करें, उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एनर्जी पर वॉल्यूम। ठीक है, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो एनर्जी पर वॉल्यूम होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी की बात करें तो फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/2 ई नोट इंटू ई का स्क्वेयर। ठीक है, और ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा, बी स्क्वेयर अपॉन 2 म्यू नोट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद रखना। एंड एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब अगर इसकी एनर्जी डेंसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी को प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी EMW की। तो अब देखो वो एनर्जी डेंसिटी अपनी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की अपोन में, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोन में किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, इज इक्वल टू हाफ ई नोट ई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स अपॉन सी। इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास ये फॉर्मूला जो हमने ऊपर पढ़ा था अभी। ठीक है, साइनोसोडियल इक्वेशन के जो है केस में है ये, जो चेंज होता है टाइम के साथ। जबकि अगर हम बात करें किसकी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा, एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यहाँ MF आएगा। एवरेज वैल्यू जो इसकी होगी वो क्या होगी, मतलब नहीं अभी तो इसी का केस चल रहा है, अभी इसी को हम एलिब्रेट कर रहे हैं। तो इसकी एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ ई नोट, और साइन स्क्वेयर को अगर साइन स्क्वेयर की एवरेज वैल्यू उसकी अगर एवरेज निकालते हैं एवरेज वैल्यू तो वो हाफ हो जाती है। ठीक है, तो पर अभी हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो पहले देख लो ये ई नोट बाहर, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट तो ये बाहर रह गया, तो ये ई नोट का स्क्वेयर, ई का स्क्वेयर, ये 0 से 2 पाई ओमेगा तक, साइन का स्क्वेयर ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स टी। तो यहाँ पे मेरे पास फाइनल रिजल्ट देखो आप, ये आएगा हाफ ई नोट ई का स्क्वेयर इज इक्वल टू ई नोट का स्क्वेयर अपॉन 4। ठीक है, इन द सेम इलेक्ट्रिक डेंसिटी जो है, एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड में आएगी वो क्या आएगी, बी नोट का स्क्वेयर अपॉन 4 म्यू नोट। तो इस केस में मेरे पास क्या आई है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई नोट इंटू ई नोट का स्क्वेयर अपॉन 4, और इसमें बी नोट का स्क्वेयर अपॉन 4 म्यू नोट। ठीक है, तो आपको ये ऐसे भी फॉर्मूले याद रखने होंगे कि भैया एनर्जी डेंसिटी के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला है और मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये है और मैग्नेटिक फील्ड का ये है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जो फॉर्मूले यहाँ पे दे रखे हैं सिर्फ आप उन्हीं को याद रखो। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे एनर्जी डेंसिटी एवरेज अगर हमें निकालना हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में तो वो क्या होगा, मेरे पास इन दोनों का समीशन, मतलब अपना एडिशन किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का। तो ई नोट का स्क्वायर अपॉन 4, ये दोनों फॉर्मूले अभी हम निकाले थे। तो इनका जो है क्या आ जाएगा हमारे पास, जो है टोटल निकाल कर मैग्नीट्यूड वाइज क्या है, मैग्नीट्यूड वाइज भी यही होगा। ठीक है, अगर एवरेज एनर्जी डेंसिटी की हम बात करें तो एनर्जी डेंसिटी एवरेज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, तो आप यहाँ ये याद रखोगे, तो जितनी भी एवरेज एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड में होगी उतनी ही एनर्जी डेंसिटी एवरेज एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड में भी होगी। मतलब ये दोनों क्या है, सेम होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बात कर लेंगे तो 2 इंटू में ई नोट इज इक्वल टू 2 इंटू बी नोट अपॉन दिस। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा फाइनल रिजल्ट, ई नोट इंटू में ई नोट का स्क्वेयर अपॉन 2 इज इक्वल टू बी नोट का स्क्वेयर अपॉन 2 म्यू नोट। ठीक है, ये मेरी क्या है, एवरेज एनर्जी डेंसिटी है EMW में, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है, ये यहाँ पे जो है मैंने इसी को समझाने के लिए यहाँ लिख रखा है कि ई नोट अपॉन बी नोट, ये हम जानते थे क्या होता है, म्यू नोट ई नोट। तो ई नोट का स्क्वायर अपॉन बी नोट का स्क्वायर, ये स्क्वायर हटके मतलब ये रूट हटके यहाँ पे ये स्क्वायर की फॉर्म में आ जाता है, तो 1 अपॉन म्यू नोट ई। तो यहाँ पे क्या आएगा, ई नोट इंटू ई नोट का स्क्वायर इज इक्वल टू बी नोट अपॉन म्यू नोट। ठीक है, तो ये ऐसे हमारे पास क्या है, फॉर्मूला आया है। अब अल्टरनेट फॉर्मूले की बात करें कि भाई इनके और क्या क्या फॉर्मूले हो सकते हैं, तो ये हो सकता है कि 1/4 ई नोट का स्क्वायर प्लस 1/4 म्यू नोट बी नोट का स्क्वायर, जो ये था ना, इसका अल्टरनेट हम 1/4 आगे भी निकाल के ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। फिर अगर हमें पता है कि ई नोट इज इक्वल टू सी बी नोट होता है, तो इसमें हम क्या, ये भी एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला एक सी इज इक्वल टू 1/रूट म्यू नोट ई नोट। तो यू एवरेज मेरे पास क्या आ सकती है, मतलब एवरेज एनर्जी, तो हाफ ई नोट का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ 2 म्यू नोट बी नोट का स्क्वायर। ठीक है,
मेजरली आपको फॉर्मूला कौन सा याद रखना है, ये वाला, और बात ये वाली याद रखोगे कि एवरेज एनर्जी डेंसिटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड में होगी वो सेम होती है किसके, एवरेज इन एनर्जी डेंसिटी जो मैग्नेटिक फील्ड में होती है। तो एनर्जी कैरिड बाय ईएम वेव इज इक्वली डिवाइडेड बिटवीन, मतलब जो एनर्जी कैरी करता है ईएम वेव वो इक्वली डिवाइडेड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, ठीक है। यहाँ हमने ऊपर समझ ली ये बात। इंटेंसिटी का फॉर्मूला अगर यहाँ देखें तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास होता है एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम, यानी वोट पर मीटर स्क्वायर जो है इसकी एसआई यूनिट होती है। एनर्जी भी कब, एनर्जी इन 1 सेकेंड अपॉन एरिया इज इक्वल टू एनर्जी इन 1 सेकेंड हमारे पास क्या थी, अभी फॉर्मूला देखा था, हाफ ई नोट इंटू ई नोट का स्क्वायर जो कि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में था, इंटू में सी, ठीक है, स्पीड ऑफ वेव ट्रेवल, ठीक है, अपॉन ये एरिया किस में होगा मेरा मैग्नेटिक फील्ड में, तो बी नोट का स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नोट इंटू सी, ठीक है। अगर इनका कंक्लूजन हम निकाले तो हमारे पास क्या फॉर्मूला निकल कर आएगा, ई नोट बी नोट अपॉन 2 म्यू नोट। इंटेंसिटी का फॉर्मूला आप क्या याद रखोगे, ये वाला फॉर्मूला याद रखोगे। देखो मैं साथ के साथ आपको जो है इंडिकेट कर रही हूँ, इंडिकेशंस दे रही हूँ कि आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इंटेंसिटी के केस में ई नोट बी नोट अपॉन 2 म्यू नोट वाला फॉर्मूला याद रखोगे। तो वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू वेक्टर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इज सेम एज एनर्जी ट्रैवलिंग डायरेक्शन, मतलब इन दोनों की डायरेक्शन सेम होती है जिस डायरेक्शन में एनर्जी ट्रैवल होती है, मतलब एनर्जी ट्रैवलिंग की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन होगी वेक्टर ऑफ ई इंटू वेक्टर ऑफ बी की। अब हम ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर, ठीक है, एक्स्ट्रा है ये, हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, तो स्टिल एक बार हम थोड़ा सा इसका पढ़ लेते हैं। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है की डायरेक्शन है, ये जेड में मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की होगी, ये एक्स में मेरे पास एनर्जी ट्रैवलिंग डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये पी को मैं डिनोट करती हूँ पॉइंटिंग वेक्टर से, ठीक है, पी को हम डिनोट करेंगे पॉइंटिंग वेक्टर से, और मैग्नीट्यूड एवरेज मैग्नीट्यूड के फॉर्म में हम इसको लिख देंगे ऐसे, इज इक्वल टू क्या होगा, ई इंटू बी अपॉन म्यू नोट इज इक्वल टू ई नोट बी नोट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, मतलब क्या ई वाई एक्सिस में है तो वाई एक्सिस का लिखेंगे डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स अपॉन सी, ठीक है। और ये जो होती है क्या होती है, एवरेज होता है 1/2 का, ठीक है, एवरेज क्या है ये हाफ 1/2 इज इक्वल टू 1/2। मैंने बताया था कि साइन स्क्वेयर का अगर आप एवरेज निकालोगे तो वो हाफ होता है अपॉन म्यू नोट, तो ये फॉर्मूला क्या आएगा, ई नोट बी नोट अपॉन 2 म्यू नोट, मैग्नीट्यूड सेम एज डायरेक्शन। अब ये ई नोट बी नोट वाला फॉर्मूला अपॉन 2 म्यू नोट हमने कहाँ पढ़ा था, इंटेंसिटी में, तो ये इंटेंसिटी और पॉइंटिंग वाला फॉर्मूला सेम होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बस पॉइंटिंग वेक्टर का क्या फ़र्क है कि ये डायरेक्शन को क्या है इंडिकेट कर देता है, ठीक है, डायरेक्शन के बारे में थोड़ी सी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात करता है, बाकी कोई भी फर्क नहीं है। अब एक एग्जांपल ले लेंगे, एग्जांपल है कि फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एम्पलीट्यूड निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट में जिसकी इंटेंसिटी हमें दे रखी है 2 वोट पर मीटर रेज टू पावर -2, ठीक है। तो ई नोट निकाला है, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई नोट निकालना है। अब इंटेंसिटी क्या दे रखी है हमें, 2 दे रखी है, तो ऑब्वियसली इंटेंसिटी दे दी, मतलब इंटेंसिटी का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो ये हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, ये था ई नोट का स्क्वायर C/2। आप यहाँ ध्यान रखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है या मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला पुट करोगे, ठीक है। तो I इज इक्वल टू यू एवरेज, ये भी एक फॉर्मूला, यू एवरेज के प्लेस पे क्या होता है ई नोट का स्क्वायर इंटू C/2। तो जो हमें सारी वैल्यूज दे रखी है, वैल्यू पुट करके जो आंसर आता है वो क्या आता है, ई नोट इज इक्वल टू 38.8 न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। ई नोट की वैल्यू क्या आई, 38.8 न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेंगे ऐसा ही, अ रेड LED एमिट्स लाइट एट 0.1 वॉट्स यूनिफॉर्मली अराउंड इट, एक रेड LED है जो एमिट करती है लाइट 0.1 वोट की यूनिफॉर्मली मतलब एक कांस्टेंट जो है वैल्यू में, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कहीं ज़्यादा एमिट हो रही है कहीं कम, तो मतलब यूनिफॉर्म है। एम्पलीट्यूड जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइट का एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द डायोड, मतलब अब हमें क्या बताना है एम्पलीट्यूड, ठीक है, मतलब क्या दे रखा है कि एक सोर्स है P, इससे इस R यानी 1 मीटर डिस्टेंस पे इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, ठीक है,
P हमको दे रखा है इज इक्वल टू 0.1 वाट। तो I का फॉर्मूला, हम इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास एक और होता है, क्या होता है, P अपॉन 4 पाई आर का स्क्वायर। तो I इज इक्वल टू P की वैल्यू क्या दे रखी है 0.1 और 4 पाई आर का स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है मेरे पास 1, तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा 1/2 ई नोट का स्क्वायर इंटू सी। ठीक है, क्योंकि ये किसके केस में बात हो रही है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो यहाँ पे मेरे पास अगर मैं इन सब की वैल्यूज़ को पुट करके बहुत ही सोफिस्टिकेटेड कैलकुलेशन है, लेकिन ये तो अब करनी ही पड़ेगी खुद, तो ये करके मेरे पास क्या आंसर आ जाता है ई नोट का 2.45 वोट पर मीटर। ठीक है, क्या आंसर आया 2.45 वोट पर मीटर। अब बात करेंगे मोमेंटम की। मोमेंटम जो है यहाँ पे, मोमेंटम की बात बहुत ही बेसिक हो रही है, क्योंकि मोमेंटम जो है मॉडर्न फिजिक्स में हम पढ़ते हैं ज़्यादा अच्छे से, जैसे वो अपना एटम्स न्यूक्लियर वाले चैप्टर में हम मोमेंटम को ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो ये मेरी EM वेव्स है जो U एनर्जी के साथ आगे ट्रैवल कर रही है। तो याद रखना मोमेंटम को P से हम डिनोट करते हैं, फॉर्मूला इसका होता है मोमेंटम ऑफ EM वेव का U/C, U एनर्जी है और C स्पीड है। ठीक है, तो वी कैन फील द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एज हीट फ्रॉम EM वेव्स रेडिएटेड फ्रॉम द। अब आपको पता है कि हम क्या हमें जो है सूरज से गर्मी और तपन महसूस नहीं होती, वो हीट हम फील कर सकते हैं ना। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एज हीट फ्रॉम EM वेव्स रेडिएटेड फ्रॉम द, जो रेडिएट होती है कहाँ से, सन से। ठीक है, तो मोमेंटम की बात करें जो कि हमारे पास P इज इक्वल टू U/C है ऑफ EM वेव्स कैन बी कंसीडर्ड इन बोथ वेव्स, मतलब ये दोनों वेव्स में कंसीडर की जा सकती है, एक वेव के केस में भी और एक पार्टिकल की, पार्टिकल रखा है ऐसे भी। ठीक है, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। ठीक है, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है। वैक्यूम के केस में हम देखेंगे, मतलब वैक्यूम में बात हो रही है कि EMW यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर विद डिफरेंट लैम्डा एंड फ्रीक्वेंसी बट सेम स्पीड। अब अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करें तो इसमें क्या होता है, इनका जो लैम्डा यानी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी तो सेम होती है, मतलब डिफरेंट होती है, मतलब इनका जो फ्रीक्वेंसी और लैम्डा अलग होगा, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी डिफर करेगी, करेगी, लेकिन सेम क्या होगी, स्पीड, यानी स्पीड क्या है इनकी सेम रहती है। आगे अच्छे से पता चल जाएगा कैसे। क्लासिफिकेशन ऑफ EM वेव्स अकॉर्डिंग टू इट्स फ्रीक्वेंसी इज कोल्ड, मतलब जो क्लासिफिकेशन होती है EM वेव्स की, उसकी फ्रीक्वेंसी के बेस पे उसी को क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो एक हमारे पास जो है, आप अपनी NCERT की बुक में देखोगे तो एक हमारे पास डायग्राम दे रखा है पूरा, मतलब गामा एक्स रेज वगैरह पूरा इनके मतलब रेंज, फ्रीक्वेंसी की, वेवलेंथ की रेंज दे रखी है। ठीक है, तो आप उसको खोल के साइड में देख भी लेना। उसमें विजिबल एक जो है रेंज है वो 10⁶ पे है। ठीक है, जहाँ पे हमें क्या है, कलर्स दिखते हैं। विबग्योर हमारे पास 7 कलर होते हैं ना, उनकी रेंज कितनी होती है 3800 यानी 3800 आर्मस्ट्रॉन्ग से लेकर 7600 आर्मस्ट्रॉन्ग तक। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मतलब क्या बताना चाह रही हूँ मैं कि जो अब देखो ये मैंने लिखी रखी है, बस इनकी रेंज नहीं लिखी है, वो भी आगे जब मैं पर्टिकुलरली इनको बताऊंगी तो लिख रखी है। यहाँ से मेरी स्टार्ट होती है गामा रेस, दूसरी मेरी एक्स रेस, तीसरी अल्ट्रावायलेट रेस जिन्हें हम UV रेस कहते हैं, फिर मेरा विजिबल रेंज आ जाती है, उसके बाद इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, फिर शॉर्ट रेडियो वेव, फिर टेलीविजन एंड EM रेडियो, फिर AM और उसके बाद लॉन्ग रेडियो वेव्स। तो इसमें आप याद रखोगे कि जब हम गामा रेस से लॉन्ग रेडियो वेव्स की तरफ जाते हैं तो उस दौरान मेरी वेवलेंथ की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती है, वेवलेंथ की वैल्यू मेरी क्या है, इंक्रीज होगी। और अगर हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी के केस में जाते हैं गामा से इसमें लॉन्ग रेडियो वेव्स में, तो मेरी फ्रीक्वेंसी कम होती है, मतलब लैम्डा इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी कम, तो मतलब एनर्जी बढ़ती है। ठीक है, एनर्जी बढ़ती है। तो यहाँ पे देखो अगर मैं इसको ये मैंने सेम डायरेक्शन में लिया था कि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो कि भैया ऐसे याद रह जाए कि चलो एक ऊपर की साइड लैम्डा इंक्रीज हो रहा है, नीचे की साइड फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है। अगर मैं बात करूँ कि अगर मैं सिर्फ इनके इंक्रीजमेंट की बात करूँ, ठीक है, तो इसमें लैम्डा मेरी इस साइड इंक्रीज होती है, यानी मेरी लेफ्ट टू राइट लैम्डा इंक्रीज हो रही है वेवलेंथ की वैल्यू, जबकि मेरी राइट टू लेफ्ट अगर मैं बात करूँ तो फ्रीक्वेंसी मेरी क्या है, इंक्रीज होती है। ठीक है, अब शॉर्ट रेडियो वेव से लेकर लॉन्ग रेडियो वेव्स तक हम इन्हें क्या कहते हैं, रेडियो वेव्स कहते हैं पर्टिकुलरली। तो आप कैसे याद रखोगे कि भाई याद रखना हो वैसे ये रेंज वाइज भी कुछ भी, तो आप ऐसे याद रख सकते हो, एक मतलब
छोटी सी ट्रिक वाइज है कि रेडियो वेव्स को जब हमने माइक्रोवेव में डाला, ये सारी रेडियो वेव, तो रेडियो वेव को जब हमने माइक्रोवेव में डाला तो इंफ्रारेड मतलब वो रेड कलर की हो गई इंफ्रारेड, जिसकी वजह से रेड कलर क्या है विजिबल होता है वो विजिबल हो गई, फिर वो अल्ट्रा वायलेट रेज में कन्वर्ट हुई, उसके बाद हमें एक्स रेज मतलब उसके बाद पता नहीं चला क्या हुआ, तो वो एक्स रेज हो गई, फिर वो कहाँ गई गामा रेज में। ठीक है, वो गामा रेज यानी रेडियो वेव्स को माइक्रोवेव में डाला, इंफ्रारेड रेड कलर हो गई, विजिबल दिखने लग गई, अल्ट्रा वायलेट में कन्वर्ट हो गए, नहीं पता क्या हुआ, फिर एक्सरे, फिर गामा रेज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एफ अगर इंक्रीज होगी तो एनर्जी कम होती है। आप पर्टिकुलरली एक केस को डिस्कस कर लेंगे कि गामा रेज क्या है। गामा रेज की फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो होती है 10⁻19 हर्ट्ज टू 10⁻21 हर्ट्ज, मतलब बहुत खतरनाक। ठीक है, मतलब ये फ्रीक्वेंसी जो है बहुत जो है डेंजरस होती है। और अगर लैम्डा की यानी वेवलेंथ की बात करें तो ग्रेटर देन 10⁻⁻11 मीटर। तो ये कब कैसे प्रोड्यूस होती है गामा रेज? प्रोड्यूस्ड इन डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव एटॉमिक न्यूक्लियाई। ये प्रोड्यूस होती है जब ये रेडियो एक्टिव का जो कॉन्सेप्ट है ये हम एटम और न्यूक्लियर वाली चैप्टर में पढ़ते हैं एक्चुअली। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टिविटी वगैरह। तो ये प्रोड्यूस होती है डिसइंटीग्रेशन, जब डिसइंटीग्रेशन होता है रेडियो एक्टिव एटॉमिक न्यूक्लियाई का। बहुत गामा रेज जो है काफ़ी खतरनाक रेज होती हैं। ये मेडिकल के केस में भी यूज़ की जाती है, मतलब टू डिस्ट्रॉय, मतलब जो कैंसर सेल्स होते हैं, ठीक है, उन सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी जो है गामा रेज का यूज़ किया जाता है। उसके बाद बात करेंगे एक्स रेज की, मतलब इतने डिटेल में हम इन किसी भी रेज को नहीं पढ़ते। ठीक है, मतलब बेसिक से ही हम चीज़ें पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक्स रेज। तो एक्स रे क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 10⁻16 to 20। इसकी क्या थे 19 to 21, अब इसकी 16 to 20 यानी इससे कम। तो मतलब ये भी खतरनाक है लेकिन कम खतरनाक है। लैम्डा की बात करें तो इसकी क्या होती है 10⁻⁻8 से 13 तक, और इसकी ग्रेटर देन -11 ही रहती है। ये प्रोड्यूस होती है मोस्टली व्हेन, जब एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन डेसिलरेट कर जाए एक मेटल टारगेट में। ठीक है, एक बहुत फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है वो एक मेटल टारगेट में डेसिलरेट कर जाए। ठीक है, ये मेडिकल डायग्नोसिस के केस में होती है। मतलब देखो आप जब भी हम एक्सरे कराते हैं तो हमें जो है हिदायत दी जाती है कि भाई ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली एक्सरे नहीं कराना चाहिए। हालांकि ये एक जो है मजबूरी होती है कि भाई आपको बोन फ्रैक्चर हो गया या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो कराना पड़ता है, लेकिन क्योंकि जो एक्सरेज की जो रेज होती हैं वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती, जो हमारे लिविंग टिश्यू होती हैं बॉडी के अंदर ये उनके लिए हार्मफुल होती है। ठीक है, तो ये जो हमारे अंदर जो सेल का जो ग्रोथ या टिश्यू होते हैं, जो टिश्यू के हमारी ग्रोथ होती है या फिर उनकी अरेंजमेंट होती है उनको जो है डिस्टर्ब कर देती है। अगर ये ज़्यादा मतलब हाँ बार बार आप फ्रीक्वेंटली एक्सरे कराया तो वो आपको नुकसान देने लग सकती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अल्ट्रा वायलेट रेज की, जिन्हें हम यूवी रेज कहते हैं। फ्रीक्वेंसी इनकी इन दोनों से कम यानी 15 to 17 होगी, इसकी 16 to 20 थी और उसकी क्या थी 19 to 21। ठीक है, तो ये मतलब लेस खतरनाक, मतलब इन दोनों से कम खतरनाक होती है। इसकी जो लैम्डा की बात करें वो होती है 400 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर। तो यूवी रेज आर प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशल लैम्प्स एंड वेरी हॉट बॉडीज दैट इज सन, मतलब बहुत ज़्यादा हॉट बॉडी से या स्पेशल लैम्प से यूवी रेज बनती हैं। इनको मतलब ये जो हमारे डर्मेटोलॉजिस्ट वगैरह होते हैं, जो स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं, वो यूज़ करते हैं यूवी रेज को स्किन के डिसीज़ को डिटेक्ट करने के लिए। यूवी रेडिएशन इज एब्जॉर्ब्ड बाय ऑर्डिनरी ग्लास। यूवी रेडिएशन जो है वो ऑर्डिनरी ग्लास के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाती है इजीली। ठीक है, तो मतलब क्या है हम एक मतलब ये जो अपनी ओजोन लेयर में सुनने में आता है ना कि भाई होल है, यूवी रेज बहुत ज़्यादा जो है ये एमिट करता है, और ये यूवी रेज इतनी अच्छी होती भी नहीं है ज़्यादा, क्योंकि ऑब्वियसली बेशक कम खतरनाक है लेकिन है तो कहीं ना कहीं तो नुकसान तो है ही इसके भी। तो फिर क्या होता है जब ये हमारी विंडोज़ वगैरह जो लगी होती हैं घरों में नॉर्मली, तो ये भी क्या काम करती हैं, मतलब जो ये यूवी रेडिएशंस होती हैं इनको एब्जॉर्व कर लेती है। ठीक है, तो वेल्डिंग आपने देखा होगा कि बहुत मतलब वेल्डिंग कराते हैं लोग बहुत सी चीज़ों के, तो जो वो वेल्डर होते हैं वो एक स्पेशल ग्लास पहने रहते हैं, मतलब अपनी आंखों को बचाने के लिए। किससे? फ्रॉम लार्ज अमाउंट ऑफ यूवी प्रोड्यूस्ड बाय वेल्डिंग एयर आर्क्स, मतलब जो वेल्डिंग आर्क्स होते हैं उनसे खुद की आंखों, क्योंकि देखो वेल्डिंग आर्क्स यानी बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है। देखो आपने देखा भी हो स्पार्कलिंग्स होने लगती है, मतलब वो बिल्कुल ऐसे तार मतलब ऐसे दिखता है ना, मतलब
तो उसमें क्या है, मतलब बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हुई, यानी यूवी रेडिएशन, मतलब यूवी प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज भी प्रोड्यूस हुई। तो उससे अपनी आंखों को बचाने के लिए वेल्डर्स जो है स्पेशल ग्लास पहने रहते हैं। यूज्ड इन आई सर्जरी एंड फॉर H2O प्योरिफिकेशन, मतलब आई सर्जरी के दौरान भी लिमिटेड ऑब्वियसली, अगर हम किसी भी चीज़ का जो है एक मात्रा में, एक मतलब उचित मात्रा में यूज़ करते हैं तो वो हमारे लिए यूज़फुल ही होती है। जब तक हम उसे लिमिटेड तरीके से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तब तक वो ठीक है, लेकिन जैसे ही वो एक्सेस होती है तभी तो वो चीज़ हमारे लिए डेंजरस होती है ना। अदरवाइज तो नेचर ने सब कुछ वही सोच समझ कर ही हमें प्रोवाइड किया है। तो ये आई सर्जरी के दौरान भी यूज़ की जाती है। एंड फॉर H2O प्योरिफिकेशन, मतलब हम कहते हैं ना कि भाई वाटर प्योरीफाई करना है, तो वाटर प्योरिफिकेशन में बहुत बार यूवी रेडिएशन का जो है रेज का यूज़ किया जाता है। अब हम बात करेंगे विजिबल रेंज की, ठीक है। विजिबल रेंज की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 4 × 10⁻14 हर्ट्ज टू 7 × 10⁻14 हर्ट्ज, मतलब सबसे कम खतरनाक, ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी है ऑब्वियसली, सबसे ज़्यादा कम खतरनाक और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इसकी जो वेवलेंथ होगी वो 700 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर होती है। मतलब पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम दैट इज डिटेक्टेड बाय द आई, कैसे प्रोड्यूस होती है, जो हमारी आँख का स्पेक्ट्रम होता है, पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम दैट इज डिटेक्टेड बाय द, जो आई के द्वारा डिटेक्ट होता है पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम, उसी वहीं से क्या है विजिबल रेंज हमारी जो है प्रोड्यूस होती है। विबग्योर ये हमारा होता है, मतलब इसमें क्या है, जो इस साइड अगर जाएंगे वायलेट से हम रेड कलर की तरफ, तो मेरी वेवलेंथ क्या है, यानी मेरी लैम्डा की वैल्यू क्या है, इंक्रीज होती है। जबकि अगर हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो मेरी फ्रीक्वेंसी क्या है, कम होती है। वही सेम केस, ठीक है, जो हम पीछे अभी पढ़ रहे थे अपने स्पेक्ट्रम के केस में। तो मतलब मैं आपको एक और बात बताऊं कि येलो कलर जो होता है वो हमारी आइज़ के लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है हमारी आइज़ से। आप सोच रहे होंगे कि नहीं भाई रेड होता है, रेड तो भाई जो स्कैटरिंग जो है उसकी ज़्यादा होती है रेड की, लेकिन जो अगर हम मोस्ट सेंसिटिव की बात करें कि हमारी आंखों के लिए मोस्ट सेंसिटिव हमारी आंखों को कौन सा है, तो वो येलो ही होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इंफ्रारेड रेज की। इंफ्रारेड रेज की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, 10⁻12 हर्ट्ज टू 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक है। और ये जो इसकी वेवलेंथ होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 25 μm टू 2.5 μm। ये कैसे प्रोड्यूस होती है, इंफ्रारेड भी हॉट बॉडीज या फिर मॉलिक्यूल से प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम हीट वेव्स भी कहते हैं, ठीक है। अब इंफ्रारेड रेस कब काम आती है, थर्मल इमेजिंग के टाइम। अब देखो जो रात को कैमरे लगे होते हैं, मतलब देखो इंफ्रारेड कैमरेज लगे नहीं होते, ठीक है, जो ब्लैक एंड वाइट दिखाते हैं वो क्या होते हैं, वो मतलब कि भाई अंधेरे में भी कैसे कैप्चर कर पा रहे हैं वो, तो हमारी जो बॉडी होती है ना वो कुछ ना कुछ जो है प्रोड्यूस करती हैं रेज, ठीक है, इंफ्रारेड रेज वो प्रोड्यूस करती हैं। तो उन रेज को जो है वो कैमरे, वो स्पेशल गैजेट जो है कैप्चर कर सकते हैं, इसलिए उन्हें जो वो इमेज दिखती है। अब भाई ये थर्मल इमेजिंग वाला केस जो है कलर्ड में नहीं है, कलर्ड चीज़ों को नहीं कैप्चर कर सकता क्योंकि विजिबल रेंज में नहीं आता, तो इसलिए हमें क्या है ब्लैक एंड वाइट दिखती है, ठीक है, नाइट कैमराज। एंड थर्ड है यूज्ड इन रिमोट एंड स्विचेस ऑफ हाउस होल्ड, मतलब जो रिमोट होते हैं हमारे घरों, मतलब हम रिमोट यूज़ करते हैं टीवी वगैरह के, स्विच होते हैं जो घरों में, और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में भी इंफ्रारेड रेज हमारे होती हैं। ऑब्वियसली आप कभी सोचो कि भाई आपके हाथ में रिमोट है, ठीक है, टीवी आपसे बहुत दूर सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो आप कैसे अगर उसको चेंज करते हो तो वो चैनल भी बदल जाता है, आप क्लिक करते हो बटन पे, तो वो इंफ्रारेड रेज की वजह से होता है, ठीक है, जो हमें तो नहीं दिखती लेकिन वो क्या है होती हैं। एक और है कि प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द अर्थ्स वार्मथ थ्रू, मतलब जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में आपने सुना होगा, तो मतलब ये क्या है, वहाँ पे अर्थ की जो है वार्मथ को मेंटेन करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो है क्या आर्टिफिशियल ऑक्सीजन और हीट जो है प्रोवाइड की जाती है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी इंफ्रारेड रेज काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बात करें माइक्रोवेव्स की, तो माइक्रोवेव्स की फ्रीक्वेंसी होती है 3 × 10⁻11 हर्ट्ज टू 10⁻13 हर्ट्ज, ठीक है। इसकी लैम्डा की वैल्यू होती है 1 नैनोमीटर टू 25 नैनोमीटर, ठीक है। ये प्रोड्यूस होते हैं बाय स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स, जो मतलब स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स की मदद से जो है माइक्रोवेव्स प्रोड्यूस होती हैं। उनकी शॉर्ट वेवलेंथ के कारण कंपेयर्ड टू रेडियो वेव्स, मतलब माइक्रोवेव्स की जो है लैम्डा की वैल्यू कम होती है एज कम्पेयर्ड टू रेडियो वेव्स, जो हम आगे मतलब बहुत सारी थी हमारी रेडियो वेव्स। दे आर सुटेबल फॉर रडार सिस्टम, ये क्या है, रडार सिस्टम के लिए क्या है, सुटेबल होती हैं, ठीक है। ये रिपीट हो गया ये पेज, हाँ ये रिपीट हो गया, सॉरी।
तो हाँ, यूज इन एयरक्राफ्ट, ये रैडर सिस्टम क्या होता है, जो मतलब नेविगेशन में मदद करता है। जैसे एयरक्राफ्ट में यूज़ होती हैं ये रैडर सिस्टम से ही, तो वो एक दूसरे को नेविगेट कर पाते हैं कई कई किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी। और माइक्रोवेव ओवन में भी क्या यूज़ होती है हमारी, ये जो ऑब्वियसली माइक्रोवेव से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि माइक्रोवेव ओवन में क्या है, माइक्रोवेव से यूज़ होंगी। माइक्रोवेव ओवन में कैसे जो होता है ये प्रोसेस, जो हम खाना उसके अंदर डालते हैं ना, तो उसमें कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो जब हम अंदर डालते हैं उसको माइक्रोवेव के, तो जो है वहाँ पे उस वाटर मॉलिक्यूल्स के कारण वहाँ पे ये जब मूव करता है तो हीट प्रोड्यूस होने लगती है बहुत ज़्यादा। उस हीट प्रोड्यूस के कारण ही तो खाना गर्म होता है और जो भी बेकिंग वगैरह काम होता है वो सारा हो पाता है। नेक्स्ट बात करेंगे रेडियो वेव्स की। तो रेडियो वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ग्रेटर देन 3 × 10⁻11 हर्ट्ज होती है। और लैम्डा की बात करें तो वो होती है लेस देन 1 नैनोमीटर, मतलब बहुत कम, मतलब ज़्यादा, सॉरी लैम्डा ज़्यादा, ठीक है। ये लैम्डा, ये 1 नैनोमीटर सबसे हाईएस्ट है, क्योंकि यहाँ से लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा था ना। तो ये प्रोड्यूस कैसे होती है, बाय एसिलरेटेड मोशन ऑफ चार्जेस इन कंडक्टिंग वायर्स। मतलब जो एसिलरेटेड मोशन होता है चार्ज, कंडक्टिंग वायर्स होती है ना हमारी, उसमें जो एसिलरेटेड मोशन होता है चार्जेस का, उसके द्वारा ये रेडियो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। यूज इन रेडियो एंड टेलीविजन कम्युनिकेशन सिस्टम, मतलब रेडियो और टेलीविजन कम्युनिकेशन सिस्टम में भी रेडियो वेव्स का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये तीनों जो हैं किसके पार्ट हैं, रेडियो वेव्स के। जो एम्पलीट्यूडेड मॉड्यूलेटेड है मेरा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड AM रेडियो वेव्स, टेलीविज़न रेडियो वेव्स, प्रेगनेंसी मॉड्यूलेटेड रेडियो वेव्स, ठीक है। तो आप इनकी रेंज यहाँ खुद पढ़ लें। तो यहीं पे हमारा चैप्टर जो है फिनिश होता है। और हाँ, मैंने बताया था कि एट द एंड मैं आपको बताऊंगी कि कौन से फॉर्मूले आप एक बार जो है याद रखें। तो मैं एक बार वो रिपीट कर देती हूँ बस। यहाँ पे आप फॉर्मूला याद रखो कि नॉन टाइम वेरिंग के मतलब टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड लीड करती है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड को, मतलब टाइम वेरिंग केस में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। उसके बाद ये न्यू लॉ वाला फॉर्मूला ये आप याद रखोगे, BDL = μ0 IN, मतलब करंट जो अंदर होता है, प्लस E0 d∅B/dt। और उसके बाद आप क्या याद रखोगे, हाँ ये वाले ये दोनों फॉर्मूले, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट करंट तो हम जानते हैं ये होता है, ठीक है, एक दूसरे से लिंक है। ये आप याद रखना कि जो है टोटल करंट = कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट, और डिस्प्लेसमेंट करंट इक्वल होता है कंडक्शन करंट के। उसके बाद आप याद क्या रखोगे, क्या याद रखोगे अभी, रुक जाओ, हाँ ये अपना एम्पियर मैक्सवेल का लॉ, ठीक है। ये मैक्सवेल की इक्वेशन, मतलब इक्वेशन के फाइनल रिजल्ट। जैसे फैराडेज लॉ में आप सिर्फ क्या याद रखना, आप ये याद रखना ये वाला। एम्पियर लॉ में आप क्या याद रखोगे, ये मैंने आपको समझा दिया, बता दिया है, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो ये वैक्यूम में स्पीड ऑफ EM वेव 3 × 10⁸ और जो है मीडियम में ये होता है, ठीक है। तो मतलब ऐसे ही आप सच मतलब ये वाले फॉर्मूले हो गए जिन पे मैंने रेक्टेंगल से जो है एनक्लोज कर रखा है, रेक्टेंगुलर बॉक्स से ये वाला हो गया, उनको आप जो है पर्टिकुलरली याद रख लेना, ठीक है। बाकी ये फॉर्मूला बेस्ड ही चैप्टर था मोस्टली, तो ठीक है। उम्मीद है आपको जो है चैप्टर समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।